नमस्कार दोस्तों और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प कविता के बारे में, जॉन डन की गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। अब देखिए, ये कविता सुनने में तो एक प्यारे से गाने जैसी लगती है, लेकिन इसके अंदर जो बातें छिपी हैं वो काफी तीखी हैं। और यही इस कविता का सबसे बड़ा कमाल है, इसका फॉर्म और इसका मैसेज। मतलब इसकी बनावट और इसका मतलब एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। एक तरफ तो ये एक सुरीला हल्का फुल्का गीत है और दूसरी तरफ इसके अंदर एक बहुत ही कड़वा, निराशा से भरा तर्क दिया गया है। तो सवाल ये है कि जॉन डन ने ये किया कैसे? मतलब कैसे उन्होंने एक खूबसूरत गाने की शक्ल में बेवफाई और धोखे का इतना गहरा आर्ग्यूमेंट छिपा दिया? चलिए आज इसी कला को हम परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। कविता की पहली खासियत है इसका स्ट्रक्चर, इसकी बनावट। डन ने एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया है, जिससे ये कविता एक गीत जैसी लगती है। लेकिन इसका जो सब्जेक्ट है वो किसी भी एंगल से एक गीत जैसा नहीं है। इस कविता को समझने के लिए एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, सिनिसिज्म। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी सोच जिसमें आप ये मानते हैं कि लोग, और इस कविता के केस में खासकर महिलाएं, हमेशा अपने मतलब से काम करती हैं और उन पर भरोसा करना बेवकूफ़ी है। डन का पूरा आर्ग्यूमेंट इसी सोच पर टिका है। ठीक है, तो अब सीधे कविता में उतरते हैं। पहला स्टैंजा हमें एक लिस्ट देता है, ऐसे कामों की लिस्ट जिन्हें करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और यहीं से डन अपने आर्ग्यूमेंट की बुनियाद रखते हैं। कविता की शुरुआत ही एक ऑर्डर से होती है, जाओ और एक गिरते हुए तारे को पकड़ लो। अब ये तो साफ है, राइट? ये तो हो ही नहीं सकता। पहली ही लाइन से डन हमें ये बता देते हैं कि हम अब हकीकत की नहीं बल्कि नामुमकिन चीजों की दुनिया में बात करने वाले हैं। और अगला काम वो तो और भी अजीब है, एक मैंड्रिक की जड़ से बच्चा पैदा करो। ये सिर्फ इम्पॉसिबल नहीं, ये अननेचुरल भी है। और आप जानते हैं, डॉन ने मैंड्रिक रूट का जिक्र यूं ही नहीं किया, इसके पीछे खास वजह है। उस जमाने की कहानियों में मैंड्रिक की जड़ को एक बहुत ही रहस्यमयी और कह सकते हैं थोड़ी डरावनी चीज माना जाता था। ऐसा कहते थे कि इसका आकार इंसान जैसा होता है, इसे जमीन से खींचो तो ये चीखती है और इसका ताल्लुक जादू टोने और शैतान से है। तो डन इस इमेज के जरिए कुछ अप्राकृतिक, कुछ अनहोली की तरफ इशारा कर रहे हैं। और ये लिस्ट यहीं नहीं रुकती। आगे वो कहते हैं, मुझे बताओ कि गुजरे हुए साल कहाँ गए, या ये बताओ कि शैतान के पैर को किसने काटा। मुझे जल परियों का गाना सुनना सिखाओ। ये सब ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ कहानियों और कल्पना में ही हो सकती हैं। और फिर स्टेंजा के आखिर में आता है असली पॉइंट कि जाओ और वो हवा ढूंढ कर लाओ जो एक ईमानदार दिमाग को आगे बढ़ने में मदद करे। यहां डॉन असल में कह रहे हैं कि जैसे हवा को पकड़ना नामुमकिन है, ठीक वैसे ही इस दुनिया में सच्ची ईमानदारी ढूंढना भी नामुमकिन है। तो पहले स्टैंजा में हमने देखी इम्पॉसिबल कामों की लिस्ट। चलिए अब दूसरे स्टैंजा पर चलते हैं और देखते हैं कि डन इस बात को आगे कैसे बढ़ाते हैं। यहां बात हो रही है एक बहुत लंबी और आखिर में एक बेकार की खोज के बारे में। कवि कहता है कि सोचो, अगर तुम 10,000 दिन और रात तक सफर करो, पता है ये कितना हुआ? करीब करीब 27 साल। मतलब अगर तुम अपनी पूरी जिंदगी भी किसी चीज को ढूंढने में लगा दो, तो जब तुम इतने लंबे सफर के बाद वापस आओगे तो तुम्हारे पास बताने के लिए दुनिया भर की अजीबो-गरीब कहानियां होंगी। तुमने हर तरह के चमत्कार और अजूबे देखे होंगे। लेकिन इतनी लंबी यात्रा, इतने सारे अजूबे देखने के बाद भी एक ऐसा चमत्कार है जो तुम्हें पूरी दुनिया में कहीं भी कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। और वो है एक ऐसी महिला जो फेयर यानी खूबसूरत भी हो और ट्रू यानी वफादार भी। डन का पॉइंट बिल्कुल साफ है, उनके हिसाब से ये दोनों खूबियां एक ही औरत में होना इम्पॉसिबल है। अब हम आते हैं कविता के आखिरी और सबसे तीखे स्टैंजा पर। यहां डन का सिनिसिज्म अपने चरम पर है और वो अपना फाइनल जजमेंट सुनाते हैं। वो एक तरह से ताना मारते हुए कहते हैं, अच्छा, अगर तुम्हें कोई ऐसी एक औरत मिल भी जाए तो मुझे जरूर बताना। ऐसी जगह जाना तो किसी तीर्थ यात्रा पर जाने जैसा होगा। सोचिए, पिलग्रिमेज जैसा पवित्र शब्द इस्तेमाल करके वो इस आइडिया का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन फिर वो फौरन अपनी बात बदल देते हैं, कहते हैं, नहीं नहीं रुको, मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगा, भले ही वो अगले घर में ही क्यों ना रहती हो। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से बेवफा की रफ्तार बहुत तेज होती है। जब तुम उससे मिले वो वफादार थी, जब तुमने मुझे खत लिखा तब भी वो वफादार थी, लेकिन मेरे वहां पहुंचने से पहले ही वो बेवफा हो चुकी होगी। और वो भी एक नहीं बल्कि 2 या 3 लोगों के साथ।
ये इस कविता का सबसे सीधा और सबसे कड़वा हमला है। डॉने के लिए एक औरत की बेवफाई इतनी तय और इतनी तेज है कि उसे पकड़ा ही नहीं जा सकता। तो आखिर में अगर हम इस पूरी कविता को एक साथ देखें तो हमें डन की चालाकी समझ आती है। ये सिर्फ महिलाओं के खिलाफ लिखी गई कड़वी कविता नहीं है, बल्कि एक बहुत ही क्लेवर, बहुत ही चतुराई से बनाया गया आर्ग्यूमेंट है। आपने ध्यान दिया, ये कविता एक पूरा सर्कल कंप्लीट करती है। ये जहां से शुरू हुई थी, घूम फिरकर वहीं खत्म होती है। एक असंभव काम से शुरू होकर एक असंभव चीज पर खत्म होती है। और ये कनेक्शन बहुत शानदार है। देखिए, कविता की शुरुआत में क्या था? एक फॉलिंग स्टार, एक गिरता हुआ तारा जिसे पकड़ना नामुमकिन है। और कविता के अंत में क्या है? एक फॉलिंग वुमन, एक ऐसी औरत जो अपनी वफादारी से गिर जाती है। डन के लिए ये दोनों एक ही बात है, दोनों को पाना नामुमकिन है। तो ये कविता हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है, अपने ज़माने की रोमांटिक कविताओं की परंपरा को तोड़कर डन असल में सच्चाई और इंसान के स्वभाव के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? क्या यह सिर्फ एक स्त्री विरोधी सोच है, या फिर आदर्शों और हकीकत के बीच के टकराव पर एक बहुत गहरी टिप्पणी? इसके बारे में आप ज़रूर सोचिएगा।